नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। तमाम सरकारें आईं और गईं, लाख कोशिशें होती रहीं, लेकिन सबसे निचले स्तर पर जो व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार नहीं हो पाया। बात हो रही है थाना, तहसील, अस्पताल की। उत्तर प्रदेश के अफसरों के जो कारनामे हैं वो बहुत निराले हैं और इन निराले कारनामों को सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जितनी सरकारें आईं कि जिलों में तहसीलों की स्थिति सुधारी जाए, थानों पर व्यवस्था बेहतर की जाए, मरीजों को बेहतर सुविधा दी जाए, लेकिन वो काम बिना भ्रष्टाचार के, बिना अराजकता के, लापरवाही के कभी हुआ ही नहीं। और किस तरह से वो काम आज भी सतत चला आ रहा है, आज इस खबर में आप इसकी बानगी जानेंगे। मामला बदायूं जिले का है, जहां पर एक एसडीएम ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सम्मन भेजकर तलब कर लिया। इतनी अंधेरगर्दी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना अफसर आंखें मूंदे हैं कि नीचे के स्तर पर बैठा हुआ अफसर राज्यपाल के नाम पर समन भेज दे रहा है, राज्यपाल को अपने न्यायालय में तलब कर ले रहा है। आप सोचिए कि जो अफसर राज्यपाल को तलब कर सकता है, राज्यपाल को नोटिस भेज सकता है, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नोटिस भेज दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई ताज्जुब नहीं होगा। आपको बताएं कि मामला जो है ये बदायूं जिले का है, जहां की सदर तहसील है। यहां पर एसडीएम न्यायिक हैं विनीत कुमार। यहां पर एक ज़मीन का मामला था, जिस मामले में एसडीएम न्यायिक ने बिना देखे दस्तखत कर दिया। क्या कर दिया कि गवर्नर को ही सम्मन जारी हो गया और कहा गया कि राज्यपाल 18 अक्टूबर को पेश होकर इस मामले में सफाई दें। ये तो जब चिट्ठी राजभवन पहुंची तब पता लगा कि बदायूं जिले में एसडीएम साहब ने सब बवाल किया है। जब राजभवन से पूछताछ हुई तो हड़कंप मचा जिले में। फिर चेतावनी जारी की गई राजभवन से कि ऐसा आपने कैसे कर दिया। मामला ये है कि बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एक लोढ़ा बहेड़ी गांव है। वहाँ पर एक व्यक्ति की जो ज़मीन का मामला है वो एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। उसकी ज़मीन को परिवार के कुछ लोगों ने अपने नाम दर्ज करा ली थी और बाद में उसको ज़मीन का एक टुकड़ा बाईपास में चला गया। बाईपास में जब वो टुकड़ा गया तो फिर वहाँ से कुछ मुआवजा मिला सरकार ने, और वो मुआवजा लेखराज नाम के एक आदमी ने उठाया। इसी वजह से जो पीड़ित था उसने एक मुकदमा दायर किया एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में, और उसमें पक्षकार बनाए गए। आरोपी थे लेखराज, दूसरा लोक निर्माण विभाग, तीसरा राज्यपाल। क्योंकि प्रदेशों में सारे काम राज्यपाल के नाम पर होते हैं, जैसे देश में राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो उसमें एसडीएम साहब ने कुछ नहीं देखा और सीधे बिना सोचे समझे सबको जारी कर दिया, सम्मन पक्षकारों को सभी को, और कहा कि 18 अक्टूबर को तलब हो जाओ। डीएम मनोज कुमार हैं, वो भी अपना माथा पीट रहे हैं कि आखिर ऐसे ऐसे अफसर ये क्या करा दें इनसे। बाबू लोग आंख बंद करके तहसील में दस्तखत करते हैं ये लोग। तो जब तहसील का बाबू और नायब और तहसीलदार चला तो एसडीएम की हुआ ज़रूरत क्या है कि जब सब काम पर निर्णय नहीं। ये कल को जो है प्रधानमंत्री के नाम वारंट जारी करा दिए एसडीएम साहब से, मुख्यमंत्री के नाम जारी करा दें, इनके कोई भरोसा है? ये तो कहिए शुक्र है ऊपर वाले का कि संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है जिसमें राज्यपाल को किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। तो आप सोचिए कि एसडीएम साहब के इतने दिमाग खराब हैं कि राज्यपाल ही उनकी नज़र में कुछ ना है। तो आम जनता जिसके सिफारिश नहीं है या जिसके पास माल मत्ता ना हो खर्च करने की तहसील में, वो कहाँ से इंसाफ पाएगा? वहाँ वो कौन मुकदमा लड़ पाएगा? तहसीलें मनमाने ढंग से चल रही हैं। आदमी के ऊपर जो फैसले लाद दिए जाते हैं, गरीब आदमी उसको अपना भाग्य समझकर उसको चुपचाप बर्दाश्त करता है।
जिसके पास क्षमता है वो आगे की कोर्ट में जाके लड़ता है। गांव में ज़्यादातर लोग जा नहीं पाते, ना उनके पास इतना संसाधन है ना पैसा है। तो एसडीएम साहब की जय हो, और वो आज भी उसी तहसील में बने हुए हैं। बात एक ऐसे सियासतदार की जो कभी एक जमाने में हीरो था, वो आज जीरो हो गया है। बात आजम खां की, जिनकी एक समय में सियासत में तूती बोलती थी, जिनकी निगाह फेर लेने से अफसरों के काम लग जाते थे। आजम खां की नाराजगी को मुख्यमंत्री और सपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज वही आजम खां जीवन के सबसे कठिन दौर में है, जो अपने सख्त तेवरों और ज्वलंत भाषणों के लिए सियासत में जाने जाते थे, जिनकी तकरीरें सियासत का और चुनाव का रुख बदल देती थी। वो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, सपा के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन उनके सितारे अब गर्दिश में हैं। उनकी आवाज़ अब खामोश हो चुकी है, उनका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। आप ये कह सकते हैं कि आजम खां की सियासत अब अस्ताचल की ओर है। उनका सूरज लगभग डूबने वाला है, खत्म के कगार पर है, क्योंकि उनको 100 से ज़्यादा मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में उनको सज़ा हो गई है, ताज़ा मामले में 7 साल की उनको सज़ा हुई है। आप ये कह सकते हैं कि वो जिंदा जरूर हैं, लेकिन उनका वजूद अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। मुस्लिम सियासत की एक बहुत बड़ी धुरी है और वो एक बहुत बड़ा चेहरा भी रहे हैं। मुस्लिम वोटों की जो एक पूंजी है उनके नाम पर, उसको भी बंटवारे की कोशिश की जा रही है। खासतौर से कांग्रेस और सपा के बीच एक नई जंग ये शुरू हुई है। आजम खां के दुर्दिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से शुरू हुए, लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसके बाद से मुस्लिम समाज का ये सबसे बड़ा चेहरा, जिसकी संगठन और सरकार में हमेशा तूती बोलती थी, जिसका कद इतना बड़ा था कि उसके सामने बड़े बड़े लोग बौने और छोटे नजर आते थे, आज वो इतना झुक गया है। आज उन पर इतने मुकदमों का बोझ है कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, वो इतने असहाय हो चुके हैं कि अपनी आंखों के सामने जेल जाते देखते हैं और खुद के लिए ये कहते हैं कि शायद उनका इनकाउंटर ना हो जाए। जिनकी एक नाराजगी पर पूरी समाजवादी पार्टी उनको मनाने रामपुर जाती थी, आज वही आजम खां का कोई पूछने वाला नहीं है। ये कठिन समय है, सियासत में वो एक मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नज़ीर भी है कि जो सियासत में उच्च पद पाकर अहंकार पाल लेते हैं, जिनके ताकत में रहते लोगों को दबाया जाता है, उनको ये देख लेना चाहिए कि आजम खां का हश्र क्या होता है। वो 27 महीना एक बार जेल काट चुके हैं, पूरा परिवार भी जेल गया था, एक बार फिर से पूरा परिवार दोबारा जेल में है। राजनीति से उनके परिवार में जितने पद आए थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। अब कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं बचा है, लेकिन आजम खां अभी भी जिंदा है। उत्तर प्रदेश की सियासत उनके नाम पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उनका बड़ा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। जहाँ जहाँ वो जाते थे, भाषण देते थे, उनके जो तकरीरें होती थी वो फिजाओं का रुख बदल देती थी। लेकिन 2017 में इसी आंधी में उन्होंने अफसरों से जो जूता साफ कराने की बात कही और मोदी और अमित शाह को लेकर जो उन्होंने बातें कही, वो सब आजम खां पर भारी पड़ता गया। जौहर यूनिवर्सिटी के काफ़ी इलाके ज़मींदोज हो चुके हैं, जिनके कब्जे को लेकर कई बार उन पर विवाद भी लगा, आरोप भी लगा। एक ज़माना था जब वो बेफिक्र सियासत करते थे, उनकी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठ सकती थी। रामपुर में लोग गर्मी में शिमला नहीं जाते थे, रामपुर जाते थे, क्योंकि वहाँ बिजली कभी नहीं कटती थी। नगर विकास के मामले में रामपुर में इतना काम हुआ कि वो शहर चमकता था। जो लोग रामपुर में रहे हैं वो जानते हैं, आजम खां ने रामपुर में कभी दंगा नहीं होने दिया।
बहुत कुछ होल्ड उन्होंने वहां पर बना कर रखा था। लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत की आंधी में आजम खां का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। भाजपा से उनकी जो सीधी टकराहट थी वो उनको ले डूबा। उम्र के उस पड़ाव में है आजम खां और उनकी पत्नी कि शायद अब राजनीति में उतने सक्रिय आगे चलकर वो न रह पाए, लेकिन उनके तेवर जिंदा हैं। आजम खां का जो क्लास है, जो उनका सरकारों पर अटैक करने का जो व्यंग की शैली है, वो उनकी झलकती है, उसमें कमी नहीं आई है। ऐसा लगता है कि शेर घायल जरूर हुआ है लेकिन अपनी बारी के इंतजार में रहता है। उसी तरह की गुर्राहट अभी भी उनकी कायम है, लेकिन अभी जल्दी उनके जेल से छूटने के आसार नजर नहीं आते हैं। ये खबर हमने आपको इसलिए दिखाई, वक्त हमेशा एक जैसा कभी किसी का नहीं रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आजम खां कुछ अपने कर्मों की वजह से ऐसे हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार उनके साथ बदले की भावना से काम कर रही है। बात अब उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की, उस कुर्सी की जो सबसे बड़ी है और पिछले 2 सालों से जो सेवा विस्तार पे चल रही है। कई लोग इस इंतजार में रिटायर होकर चले गए कि उस कुर्सी तक पहुंचना है, लेकिन वो खाली नहीं है। वो कुर्सी सेवा विस्तार के चलते एक साल में 2 बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और इस बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि दुर्गा शंकर मिश्रा रहेंगे या जाएंगे, उनका सेवा विस्तार होगा या कोई नया उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और फरवरी में हर हाल में चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार 31 दिसंबर तक, जब दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म होगा, तो उसे नया चीफ सेक्रेटरी चुनने का मौका मिलेगा। दुर्गा शंकर केंद्र की पसंद है, और क्या लोकसभा चुनाव के बीच में केंद्र उनको यहाँ से हटाना चाहेगा, और या उनको 6 महीने का या 1 साल का कोई नया सेवा विस्तार दे सकता है। ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर कई सारे मत हैं, चर्चाएं हैं। एक मत यह है कि दुर्गा शंकर मिश्रा को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है और वो लोकसभा चुनाव कराने के बाद तब यूपी से विदाई लेंगे। दूसरा मत यह है कि मुख्य सचिव को अब सेवा विस्तार नहीं मिलेगा और उनकी जगह पर कोई 1987 या 1988 बैच का IAS अफसर उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनेगा। तो अब ये बड़ी समस्या विचित्र आती है कि अगर दुर्गा शंकर मिश्रा को फिर कोई सेवा विस्तार मिलता है तो जो 87 का बैच है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यूपी से रिटायर हो जाएगा। उसमें 2 ही अफसर महत्वपूर्ण हैं, एक हेमंत राव हैं और दूसरे हैं महेश गुप्ता। और हेमंत राव फरवरी में रिटायर हो जाएंगे, अभी वो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। उसके बाद महेश गुप्ता का नाम आएगा, वो मई में रिटायर होंगे। फिर 88 बैच के अफसर आएंगे जो इस चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार होंगे। तो महेश गुप्ता चले जाएंगे तो फिर एकमात्र नाम बचता है 1988 बैच में मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा की जगह वो चीफ सेक्रेटरी बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि मनोज कुमार सिंह के पास IIDC का और APC का दोनों चार्ज है। ये दोनों चार्ज चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 की कुर्सियां मानी जाती हैं, इसलिए उनका दावा बहुत मजबूत है। और अगर दुर्गा शंकर मिश्रा सेवा विस्तार पाते हैं तो 1987 बैच तो ख़त्म हो ही जाएगा। मनोज सिंह का जो बचा कार्यकाल होगा, 1 साल उनकी नौकरी लगभग बचेगी, जुलाई 2025 तक उनकी नौकरी है, तो फिर उनके लिए बहुत कम समय मिलेगा। अगर दुर्गा शंकर मिश्रा इस बार तीसरा बार सेवा विस्तार पाने में कामयाब रहते हैं तो स्वाभाविक है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए ये एक बड़ा कठिन दौर होगा, क्योंकि 2 दर्जन अफसर सेवा के आखिरी वक्त में उस पद पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर सबकी पहुंचने की इच्छा और लालसा होती है।
अभी तो महेश गुप्ता और हेमंत राव मान लीजिए अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तब तक चल जाएगा। लेकिन अगर 1 साल का सेवा विस्तार दुर्गाशंकर मिश्रा को मिला तो फिर योगी की सरकार के सबसे प्रिय अफसर मनोज कुमार सिंह के लिए भी चीफ सेक्रेटरी बनना उत्तर प्रदेश में कठिन हो जाएगा। तो मौका है, अगर 31 दिसंबर को मनोज सिंह मुख्य सचिव बन जाते हैं तो फिर उनके पास 1.5 साल का समय होगा, वो लंबे समय तक इस पद पर रह सकते हैं। अब ये सब कुछ इक्वेशन जो है, निगाहें सबकी केंद्र सरकार पर टिकी हैं, मोदी सरकार पर टिकी हैं, क्योंकि दुर्गाशंकर वहाँ के करीबी हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मनोज सिंह को मौका मिले, क्योंकि मनोज सिंह तेज तर्रार अफसर हैं, त्वरित निर्णय करते हैं, उनकी छवि अच्छी है और उन्होंने अपने काम से उत्तर प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। अब दुर्गाशंकर लेकिन उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अब ये केंद्र सरकार और योगी सरकार दोनों के लिए एक ऐसा अवसर होगा जहां विरोधाभासी स्थितियां भी बन सकती हैं और जहां पर दोनों एक राय भी हो सकते हैं। ये अफसरों को लेकर सरकारों के बीच कोई टकराहट न पैदा हो जाए, इसकी भी आशंका है। अब बात उत्तर प्रदेश के गरीबों की, किसानों की, अन्नदाता की, जिनके लिए सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन अफसर जो हैं वो किसानों को ठग्गू के लड्डू की तरह ठग रहे हैं। यूपी में किसानों की आय दुगना करने का दावा पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन जितनी स्कीमें आई, किसानों के बजाय अफसरों और मंत्रियों की आय ही दुगनी होती रही। यूपी का कृषि विभाग किसानों की कैसी सेवा कर रहा है, इसकी एक वानगी जब हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि सेवा के नाम पर यहाँ पर मंत्री और अफसर मेवा खाते जा रहे हैं और जिसको सेवा मिलनी चाहिए थी वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है, मरियल सा होता जा रहा है। वो हमारा किसान है। कृषि विभाग में जो मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चहेते लोग हैं, उन पर मेहरबानियों की बरसात हो रही है। उनको एक साथ कई कई चार्ज दिए जा रहे हैं, जिससे उनका पेट भरपूर भरता रहा है। किसान भले ही भूखा रहा है, अन्नदाता फसल पैदा करने वाला भले परेशानी में रहा है, लेकिन अफसरों को कोई तकलीफ ना आए। वेतन जो सरकार देती है वो तो मिले ही, लेकिन उसके अलावा और भी इंतजाम होता रहा है। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताएंगे जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने चहेतों को दोहरा प्रभार देकर बनारस से बैठाकर लखनऊ का काम दिखवाते हैं। अब सोचिए, बनारस से बैठकर अफसर लखनऊ का काम चार्ज चला रहे हैं, ये कैसी विचित्र स्थिति है। ये एक मामला नहीं है, 2-3 मामले हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वर्तमान में राजशेखर जो कानपुर के मंडलायुक्त थे, इस समय एग्रीकल्चर विभाग के डायरेक्टर हैं, कृषि निदेशक का भी चार्ज उनके पास है। और तीसरा एसीएस ही है। खैर, बनारस में संयुक्त कृषि निदेशक हैं SN दुबे, और उनको लखनऊ में टेस्टिंग लैब का चार्ज दे रखा है मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने, और वो पद डिप्टी डायरेक्टर का है, यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज लिए हुए बैठा है। हमारे यहाँ डीएम से कह दो कि एसडीएम के चार्ज लोगे तो कोई डीएम नहीं लेगा। नीचे के पद का चार्ज ऊपर वाला अफसर कभी नहीं लेता है। लेकिन मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विभाग में उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि इस गंगा में बहुत सारे मिनरल पड़े हुए हैं। इनको पीकर अफसर भी हट्टे कट्टे हो जाएंगे और मंत्री भी हो जाएंगे, सबके पास ताकत आ जाएगी। तो जो आदमी बनारस में ज्वाइंट डायरेक्टर है, वो लखनऊ में डिप्टी डायरेक्टर का भी चार्ज लिए हुए है, उसका नाम है SN दुबे। ये 5 महीने से चल रहा है, कोई एक दिन की बात नहीं है। दूसरा मामला आइए आप। दूसरा मामला फैजाबाद का है, अयोध्या का मंडल का है। यहाँ पर संयुक्त कृषि निदेशक है अवतीन्द्र मिश्रा। अवतीन्द्र मिश्रा के पास लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर का भी चार्ज है, DDSC। अयोध्या मंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और लखनऊ मंडल के वो DDSC भी हैं।
ये कैसे है? मंत्री जी की कृपा से है। पहले वो देवरिया में रहे हैं, मंत्री के बड़े खास आदमी हैं, सूर्य प्रताप शाही के। तो ये इस तरह से कृषि विभाग में चार्ज चलवाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जब फैजाबाद में, अयोध्या में कोई जाता है जेडीए साहब से मिलने, तो कहते हैं जेडीए साहब तो है नहीं, लखनऊ में बैठे हैं। लखनऊ में कोई आता है मिलने डीडीएससी कार्यालय में, कहते हो तो फैजाबाद के दौरे पे हैं, जेडीए है वहाँ पर चार्ज है, वहाँ है। तो बनारस वाला बनारस में नहीं मिलता, अयोध्या फैजाबाद वाला वहाँ नहीं मिलता। सबको दोहरा चार्ज देकर लखनऊ में घुमाया टहलाया जा रहा है, मौज कटाई जा रही है, माल काटे जा रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो सीनियर होकर नीचे के अफसरों के पद का चार्ज ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? और ये जो डायरेक्टर राजशेखर से लेके और देवेश चतुर्वेदी जो अपर मुख्य सचिव हैं, ये विभाग में बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कैसी पारदर्शिता है? ये कैसा समर्थन करना है, पक्षपात करना है? ये और क्या कहा जाएगा? बनारस के आदमी को लखनऊ का चार्ज देने का क्या तुक बनता है, जब लखनऊ में निदेशालय में तमाम अधिकारी बैठे हैं? उत्तर प्रदेश में किसान गरीबी से परेशान है, उसकी आय नहीं बढ़ रही है, धान की खरीद का सीजन चल रहा है, किसानों की हालत खराब है, लेकिन अफसरों पर कहीं कोई रेफ नहीं आई है, उनकी सेहत पे कहीं कोई असर नहीं है, उनके न खर्चों में न खिंचाई में कोई कमी नहीं है। तो ये सब देखना किसकी जिम्मेदारी है? जब आंख बंद करके अगर काम करना है तो फिर दुहाई किस बात की दी जाती है, दावे किस बात के दिए जाते हैं? बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। अच्छाई और बुराई, सच और झूठ हर कोई नंगी आंख से देख सकता है, लेकिन ये जरूर है कि कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार, ये हर युग में इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी जिम्मेदारी है, जहाँ जरूरी है उनको जरूर बोलना चाहिए। तो सुनिएगा, बहुत मौजू है इस हालात पर ये शेर कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ की तलवार देखना, और आँखों की रोशनी से है हर संग आईना, हर आईने में खुद को गुनहगार देखना। नमस्कार।